अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग व्यूज़ में। मोहम्मद मालिक। काफ़ी इंटरेस्टिंग खबरें आज। एक तो पहले कोर्ट्स में चले जाएं। कोर्ट्स के अंदर आज बेल्स रिजेक्ट हो गई। शाह महमूद कुरैशी साहब की, असद उमर साहब की, आपने वो वीडियोस देखे भी होंगे कि जब वो बेल रिजेक्ट हुई तो फिर वो बड़ी तेज़ी से एक जीप में बैठ के वहाँ से निकल गए। फिर साथ ही नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट्स भी इशू हो गए हैं। ये दूसरी कोर्ट के अंदर से हैं। ये एंटी टेररिस्ट में इसमें हमाद अज़हर साहब भी हैं, ख़ान साहब का भी नाम है, जमशेद इकबाल चीमा भी हैं, मुसर्रत जमशेद भी हैं, मियाँ असलम इकबाल भी हैं, मुराद सईद भी हैं। इनके नॉन बेलेबल वारंट इशू हुए। सुप्रीम कोर्ट में आज जस्टिस ख्वाजा जो फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने भी एक पिटिशन डाल दी है और जिसमें कोर्ट को ये कहा गया है कि जी आप रोकें, जी जो आर्मी कोर्ट्स में ट्रायल की बात हो रही है सिविलियंस की, उसको रोकें। और उसके बाद अभी इसमें 3 पिटिशन्स हो गई हैं। इससे पहले पीटीआई चेयरमैन खान साहब, उनकी भी पिटिशन है। 2 पिटिशन्स पहले आई हुई हैं। इंटरेस्टिंगली आज एक बड़ी मीटिंग को अहमियत दी जा रही है। वो है कि एतजाज़ एहसन साहब और खोसा साहब, ये लतीफ़ खोसा, ये दोनों की भी मुलाकात आज चीफ जस्टिस साहब से हुई है। सो बहुत लोग इस सिलसिले को इन पिटिशन से भी जोड़ रहे हैं। दूसरी तरफ गवर्नमेंट की और इस्टेब्लिशमेंट की बार बार चीज़ें ऑन रिकॉर्ड आ गई हुई हैं, जहां उन्होंने कहा है कि आर्मी ट्रायल्स होंगे और 9 मई के वाक़े के जो लोग हैं उनको आर्मी कोर्ट्स में ही ट्रायल होगा। और ख़ास तौर पे जब फॉर्मेशन कमांडर्स का बयानिया आया मीटिंग का, और उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब ने एक करारदाद मंजूर करवाई नेशनल असम्बली से, तो ये एक सॉर्ट ऑफ सर्टेनिटी अब इस्लामाबाद में समझी जा रही है कि शायद पीटीआई चेयरमैन को भी आर्मी ट्रायल किया जाए और उनका भी आर्मी कोर्ट के अंदर ट्रायल हो। और इसलिए ये अब केस बड़ा इम्पॉर्टेंट हो गया हुआ है। पहली जो पिटिशन्स आई हुई हैं इन आर्मी ट्रायल के ख़िलाफ़, उनमें इतला तो यही है कि जी डायरी नंबर लग गया हुआ, लेकिन तारीख नहीं थी। क्या आज की मुलाकात जो खोसा साहब की और एतजाज़ एहसन साहब की हुई है, क्या इसके बाद तारीख भी लग जाती है, ये अब देखेंगे। ये इस पर भी कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा। इंटरेस्टिंगली कल मुलाकात हुई चौधरी शुजात साहब की परवेज़ लाई साहब से, तो आज उनकी बेल हो गई है। अब क्या वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ रवां दवा हैं या नहीं है, अभी तक इतला ये है कि शायद किसी और मुकदमे में भी उनकी गिरफ्तारी मुतवक्के है और वो बैठे हुए हैं बाहर FIA वाले और दूसरे के, जब वो हिरासत से निकलें तो फिर शायद गिरफ्तारी हो। तो उससे भी हमें आइडिया हो जाएगा कि क्या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ जा रहे हैं या घर की तरफ जा रहे हैं। सो ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स है। लेकिन एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई आज एक बड़ा हाई लेवल मीटिंग हुई और फिर फंक्शन भी था, और उसमें आर्मी चीफ भी थे, प्राइम मिनिस्टर भी थे, बाकी भी वज़रा वगैरह भी थे। एक तो 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो आर्मी चीफ की पिछले 10-9 दिनों के अंदर ये दूसरी मुलाकात है प्राइम मिनिस्टर के साथ। लेकिन आज एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का ऐलान अनाउंस किया गया है, और उसमें ये कहा गया है कि जी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और बाहर के लोगों को बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, उन तमाम चीज़ों को हम काम करेंगे। और इस मौके पे बात करते हुए आर्मी चीफ ने जो ये एलामिया जारी हुआ है प्राइम मिनिस्टर हाउस से, उन्होंने यकीन दिलाया कि माशी बहाली की हुकूमत के प्लान पर दरामद की कोशिशों की पाकिस्तान आर्मी भरपूर हमायत करती है और हम इसको अपना एक बेसिक फाउंडेशन स्टोन समझते हैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। तो मुझे याद आया कि जून 2019 में भी एक नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बनी थी। उस वक्त वज़ीर आज़म खान साहब थे और आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा थे, वो भी उस काउंसिल का हिस्सा थे। अब वो काउंसिल तो फिर एक दफ़ा मिली, उसके बाद कभी नहीं मिली। अब इस टाइमिंग काउंसिल की बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस हुकूमत के पास सो फार अगर देखा जाए तो 2 माह के करीब रह गए। सो क्या ये फैसिलिटेशन काउंसिल 2 माह के लिए बनी है? और अगर ये फैसिलिटेशन काउंसिल एक सीरियस चीज़ है तो फिर क्या इलेक्शन हो रहे हैं या आगे पीछे हो रहे हैं? एनीवे, काफ़ी सवालात हैं, इन सब के जवाब लेंगे। मेरे साथ नुसरत जावेद साहब हैं, मज़हर अब्बास ने हमें कराची से ज्वाइन किया है, एंड फ़ाहद हुसैन अगेन नो इंट्रोडक्शन नीडेड, उन्होंने हमें लाहौर से ज्वाइन किया हुआ है। शाह साहब, कल ख़बर चल पड़ी थी शहर में कि असद उमर के जो बातें चली, उन्होंने अगरचे प्रोग्राम में अपने इंटरव्यू में काशिफ के साथ उसको डिनाई किया, लेकिन पूरे शहर में फैल गई कि जी जब कोर्ट में थे तो असद उमर ने कोई सीट भी ऑफ़र की, लेकिन खान साहब बस गुजर गए। और बड़े लोगों ने नोट किया कि जी बॉडी लैंग्वेज सुबह ठीक नहीं थी।
एंड खान साहब सॉर्ट ऑफ, असद ने कहा कि नहीं ये गलत बात है, अपने प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि मैं आया मैंने की, लेकिन वो लॉयर्स के साथ थे, लेकिन उनसे मेरी बड़ी बात हुई, मैं केस की बात करता रहा सब कुछ। फिर कल ही रात को इंटरव्यू चला और उन्होंने उसमें बताया कि मेरे बड़े डिफरेंसेस थे, बट एट द सेम टाइम ही वाज स्टिल इंसिस्टिंग कि मैं सियासत करूँगा तो पीटीआई से करूँगा और वरना मैं सियासत नहीं करूँगा। और ही वॉज होपफुल कि शायद मुझे टिकट भी मिले सब कुछ। सुबह ये होना, रात को ये कहना और अपने आप को उस पूरे बयानी से डिस्टेंस करना, और फिर आज अदालत में अगर वो डिस्टेंट कर रहे हैं अपने आप को इस सारे मसले से, तो फिर इतनी जल्दी क्या थी अदालत से जाने की? फिर तो हमने देखा गिरफ्तारियां नहीं होती। अगर आप खान साहब के बयानिए से डिस्टेंस कर लें तो फिर आपका और जेल का डिस्टेंस भी बढ़ जाता है। देखो, शुरू से हम मुहावरा सुनते रहे हैं कि दो कश्तियों के सवार के साथ अक्सर ऐसी वाक़यात होंगे। मैं दयानंदारी से आपको बताऊं, मैं कोई इमरान खान साहब का परस्तार नहीं हूँ, और मेरा ख्याल है कि जितनी भी वाजिब तनकीद थी उससे मैं कभी बाज नहीं रहा और उसकी प्राइस भी पे की है। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं बहुत आजिज़ी के साथ ये ज़रूर कहूँगा कि आज जिस अंदाज में असद उमर साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब समेत जमानत कैंसिल होने पर जिला असद कैंसर भी सुबह काफ़ी स्पीड से निकले, उनकी भी बेल कैंसिल। सॉरी, असद उमर साहब, नहीं मैं वैसे कह रहा हूँ कि असद कैंसर की पहले हो गई। चले, अच्छा खैर, लेकिन ये जो है मरकज़ की हद तक बाबू ये बहुत कदावर आदमी थे। देखिए, शाह महमूद कुरैशी साहब खुद फरमाते रहते हैं एक बहुत बड़ी सूफिया फैमिलीज के गद्दी नशीन है, उनकी अपनी अहमियत है, हम वी कांट डिसरिगार्ड। सोहरवर्दी सिलसिले की एक बहुत बड़े मज़ार के वो यानी कि बिकलीद बरदार है। असद उमर साहब जो हैं, बहरहाल उनका ताल्लुक़ जो है एक मेरे और आप जैसे इस तरह के ख़ानदान से नहीं है कि जो बेआसरा तसव्वुर होते हैं। ठीक है ना भैया? यार बात यह है कि अगर असद उमर साहब को ज़मानत कैंसिल हो जाने के बाद अगर पकड़ लिया जाता, शाह साहब को पकड़ लिया जाता, तो क्या कर लेते यार पुलिस वाले? शाह साहब इतनी गर्मी में, खास शाह साहब ने भी 30 दिन गुजारे। देखो, इस तरह गर्मी है ना करें। एक तो आप इमरान खान साहब के चाहने वालों की नज़र में असद साहब जैसे अफराद जो हैं वो तो रात ही जो है वो लोटे बन गए। लेकिन दूसरी तरफ आप एक आम आदमी के लिए, मसलन जैसे मैं हूं, तो पीटीआई ने ऑफिशियली तो उनको उड़ा दिया, आज उनको तो उड़ा दिया। लेकिन आप दूसरी तरफ देखिए, उस वक्त बयान देने थे जब आप साथ थे, यार अब आप लोग फिर तकाबुल करने पे मजबूर हो जाते हैं ना कि यार इतनी भी क्या मुसीबत आन पड़ी थी। बहरहाल राना सनाउल्लाह पे मनशियात का केस बनता है। देखिए, आप जो मर्जी कर लें, इस वक्त इस हुकूमत के खिलाफ महंगाई की वजह से जो नफरत है मालिक, लेकिन इस तरह के वाक़यात जो है ना, जो इनको समझ नहीं आ रही, वो लोगों को ये सोचने को मजबूर कर रहे हैं कि यार राना सनाउल्लाह पे मनशियात पड़ी थी, उसने तो ऐसे नहीं किया। फिर अहद चीमा थे, फवाद हसन फवाद थे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आज तुम जो मर्जी कह लो मुस्लिम लीग के बारे में, यानी सॉरी मिफ्ता इस्माइल के बारे में, लेकिन आप और मैं इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि उन्हें शायद खकान अब्बासी ने ख़त भिजवाया था और कहा था कि यार सारा ब्लेम मेरे पे डाल दो रिटर्न, बट उन्होंने एक कारोबारी ख़ानदान के होते हुए बगैर सियासी वर्कर, नजरियाती वर्कर के अंदर चले गए, वो चले गए और भाई वहाँ सज़ा काटी उस कोठरी में जो कि फांसी के। चले इसमें जरा आखिर में जरा मुझे जो ज्यादा इस वक्त इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट लग रही है, मज़र स्टार्ट विद यू, सेम क्वेश्चन, क्या आपको नजर आता है कि सुप्रीम कोर्ट इस वक्त इंटरवीन करेगी? क्योंकि पहली पिटिशंस की अभी नहीं लगी डेट वगैरह, लेकिन ये बड़ा क्रिटिकल अब एक इंटरवेंशन होगा, बिकॉज नज़र बड़ा क्लियरली आ रहा है कि फौज बिल्कुल इस मामले में नहीं चाहती कि कोई भी स्लो प्रोसेस हो, किसी को भी कोई बचने का मौका मिले। कुछ लोग हवाले हो भी गए हुए हैं और बार बार 9 मई के बयानिए को कहा जा रहा है कि मुल्क के ऊपर हमला है, और फिर पार्लियामान से भी करारदाद मंजूर हो गई है कि जी
पार्टी चेयरमैन को और उस पार्टी के लोगों को जिन्होंने ये किया है, शोधा की बेहुरमती की है, हमले किए हैं, तमाम को आप फैसला कौन करार वाकई सजाएं दें। अब अगर सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करे, पहली बात तो यह कि क्या करेगी, और अगर करेगी तो फिर क्या होगा? शुक्रिया मालिक। मुझे पता नहीं, मैं किसी लीगल एक्सपर्ट से पूछना पड़ेगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट में कोई इस तरह की पिटीशन फाइल कर सकता है। आई डोंट नो, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन माजी में हमने देखा है कि मिलिट्री कोर्ट्स की फॉर्मेशन को और उसको 2 मरतबा गालबन इलीगल डिक्लेयर किया जा चुका है। लेकिन वो स्पेशल कोर्ट्स थी, दे वर नॉट, ये तो रेगुलर कोर्ट्स हैं अंडर 52 वाले कानून के तहत। और ये तो आपको याद होगा जब ये कम्युनिके भी आया था फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का, तो उसमें बाकायदा एक लाइन थी कि ये डेरिवेटिव्स हैं ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसमें ये एम्फसाइज किया गया था कि आइन के तहत ये अदालतें हैं। वो स्पेशल कोर्ट्स का मामला अलहदा था, ये तो रेगुलर कोर्ट्स हैं उनकी। नहीं, 98 में जो गवर्नर राज लगा था सिंध में, तो मिलिट्री कोर्ट्स बनाई गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें उड़ा दिया था। लेकिन ऐन मुमकिन है कि वो गवर्नर राज की वजह से उड़ाया हो। लेकिन मुझे लगता है कि शायद सुप्रीम कोर्ट इसको सुनेगी, और ये नहीं हम कह सकते कि सुनकर फैसला क्या करेगी। लेकिन ये कि इन एप्लीकेशंस को जो मुख्तलिफ जगहों से आ रही हैं, इनको यकजा करके कोई एक आध हेयरिंग ज़रूर होगी और उससे पहले ही फैसला, क्योंकि अल्टीमेटली कोर्ट में अपीलें तो आनी हैं। वो चाहे सिर्फ मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो, किसी का हो, वो अल्टीमेटली अपीलें तो सुप्रीम कोर्ट में ही आनी हैं। लेकिन जो इत्तेज़ाज़ एहसन साहब या लतीफ़ खोसा साहब या जस्टिस ख्वाजा साहब, ये सारी एप्लीकेशंस आ रही हैं, तो मुझे तो मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट इसको टेकअप करेगी, उसको जस्टिफाइड करती है, नहीं करती। क्योंकि सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में ऐसा नहीं है कि माजी में हुआ नहीं है, माजी में होते रहे हैं ट्रायल, लेकिन कभी किसी एक्स प्राइम मिनिस्टर का ट्रायल नहीं हुआ मिलिट्री कोर्ट में। ये पहली मर्तबा होगा अगर होता है, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने मुकदमा ही कायम नहीं किया PTI चेयरमैन पे 9 मई का। लेकिन अगर होता है तो ये फर्स्ट टाइम होगा कि एक्स प्राइम मिनिस्टर का ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट में हो। फहद, मुझे एक बात बताएं, आई होप यू हर्ड द अर्लियर कॉन्वर्सेशन, क्योंकि आपकी लाइन ड्रॉप हो गई थी। मेरा सवाल ये था कि जो आज पिटीशन जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब की तरफ से आ गई है, पहले ही खान साहब की तरफ से भी थी, 2 पिटीशंस थी अगेंस्ट ये मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो ट्रायल्स अब हम होने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इंटरवेंशन मांगी भी है। टेक्निकली छुट्टियां चल रही हैं सुप्रीम कोर्ट की। अगर छुट्टियों के अंदर चीफ जस्टिस बेंच बनाते हैं और ये पिटीशंस को एंटरटेन करते हैं, क्या ये गिव अवे होगा कि सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई ब्लॉकेज करेगी? और अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये ट्रायल्स के प्रोसेस को रोका, बिकॉज जितने लोग पकड़े जा रहे हैं वो तो सारे सिविलियंस ही हैं, तो जितना इस वक्त एक स्ट्रॉन्ग बयानिया बना हुआ है 9 मई के ऊपर, जिसके अंदर पार्लियामान के अंदर से भी करारदाद आ गया है जी, उनकी आप सजाएं दें, उनको वहाँ ट्रायल करें, उसमें फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का भी खुल के बयान आ गया हुआ है, कोई उसमें ग्लव्स और ऑफ। तो अगर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरफेयर करती है, क्या फिर हमें सुप्रीम कोर्ट और इंस्टीट्यूशन का क्लैश नजर आएगा? देखिए मालिक, आपने बहुत सारे इसमें 2 बहुत बड़े मफरूज़े डाल दिए हैं, और उन मफरूज़ों की बुनियाद पे अगर आप जवाब देंगे तो वो जवाब जो है वो शायद उतना एक्यूरेट ना हो, स्पेकुलेशन के रेल में चला जाए। लेकिन मेरे ख्याल में आपके सवाल का जो कॉन्टेक्स्ट है वो बहुत अहम है, और मैं उसको इस तरह आपके सामने रखना चाहूँगा कि ये तो जाहिर बात है, ना मुझे मालूम है ना आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या करना है, और अगर केस टेकअप करना है तो उस पर क्या फैसले देने, ये तो किसी को भी नहीं पता, शायद सुप्रीम कोर्ट को भी ना पता हो। लेकिन जो माहौल है वो चेंज हो गया, और वो चेंज किस तरीके से हुआ है कि पहले हो रही थी पॉपुलर पॉलिटिक्स, अब हो रही है पावर पॉलिटिक्स। बिल्कुल एक क्लियर चेंज आया है। और पावर पॉलिटिक्स का एक जो ट्रेडिशनल उस टर्म का एक जो मतलब होता है उससे हम डिफरेंट है। पॉपुलर पॉलिटिक्स में जो सबसे पॉपुलर था वो सबसे हावी था, पावर पॉलिटिक्स में जो सबसे पावरफुल है वो सबसे हावी है। जब पॉपुलर पॉलिटिक्स हो रही थी तो पूरे मुल्क में सियासी तौर पर और हर ऑल हवारे से
एक सर्टन पॉपुलिस्ट वेव थी जो इफेक्ट कर रही थी हर शख्स को, शायद इदारों को भी। लेकिन जब अब पावर पॉलिटिक्स हो रही है तो जो पावर वील्ड करता है उसके उस पावर को वील्ड करने से एक सर्टन माहौल बना हुआ है जो इफेक्ट कर रहा है सबको। मैं हैरान हूंगा अगर इस माहौल के डायमेट्रिकली अपोज्ड अब कुछ चीजें होना शुरू हो गई, क्योंकि पहले जब एक पॉपुलिस्ट माहौल था तो उसी वेव में तमाम तर सेंटिमेंट्स भी थे और तमाम तर जो है वो एक्शंस भी थे। मुझे लगता यूं है कि शायद मुश्किल होगा पावर पॉलिटिक्स के माहौल में उसके अगेंस्ट जाना। फहद, आप जो ये कह रहे हो, जो मुझे समझ आई है कि आप ये समझ रहे हो कि अब शायद कोर्ट्स भी पावर पॉलिटिक्स के मैट्रिक्स में चीजों को जज करके शायद बिहेव करेंगी। इज दैट व्हाट यू सेइंग? देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो बिहेव करेंगी, लेकिन मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि पावर पॉलिटिक्स का जो मैट्रिक्स है, जो कि अब इस टाइम हर तरफ हमें नजर आ रहा है, कोई भी एक्शन, कोई भी वर्ड्स, कोई भी फैसले, कोई भी एक्शन जो है वो उससे इन्फ्लुएंस हुए बगैर मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच सकते या पहुंचना मुश्किल होगा। मैं ये पॉइंट आपके सामने रखना चाह रहा हूं। अच्छा, चल, मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेना है। शादी, मैं आपके लिए एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ। लेट्स से ये अब अगर ये टेकअप होता है मामला कोर्ट में, बिकॉज अब 3 पिटिशंस आ गई हैं, खुद एक फॉर्मर चीफ जस्टिस ने ही पिटिशन कर दी है। बेंच इसमें क्या होना चाहिए? क्या हमें फिर वही 3 का बेंच होना चाहिए? अब तो यहाँ 8 का बेंच भी काबिल कबूल नहीं है सबको, वहाँ पे उस पर ही बहस शुरू हो जाती कि क्या ये ऐसा मामला है कि अगर ये टेकअप करना सुप्रीम कोर्ट ने तो उसमें फुल कोर्ट बेंच होना चाहिए, क्योंकि इस मामले की बड़ी सीरियस इम्प्लीकेशंस हैं हालात पे, सिर्फ पॉलिटिकल हालात पे और 2-3 लोगों की जिंदगियों पे नहीं, पूरे जमहूरी निज़ाम के लिए इसकी इम्प्लीकेशंस होंगी। तो ज़रा बेंच साइज पे ही बात करते हैं इस ब्रेक के बाद और देखते हैं कि अगर ये तो नहीं होगा कि बेंच अगर छोटा हुआ तो जमहूरियत के लिए बड़ा मसला बन जाए। इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। शाह जी, ब्रेक से पहले मैं एक सवाल आपके लिए छोड़ गया था कि अगर अब ये सुप्रीम कोर्ट उठाती है, बिकॉज ये बड़ा सिग्निफिकेंट है कि छुट्टियां चल रही हैं, छुट्टियों में इतना इंपॉर्टेंट केस उठाते हैं, तो बेंच कितना इंपॉर्टेंट होगा? क्या फुल कोर्ट बननी चाहिए, वरना वही बहस तो नहीं दोबारा शुरू हो जाएगी 3-4, 4-2, 7-4? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो फहद ने बात कही है ना, हम बहुत ज़्यादा मफरूज़ों पे स्ट्रेच नहीं कर सकते अपनी क़यास राय, ठीक है ना। वी हैव टू बी केयरफुल। नहीं, मफरूज़ा ये तो नहीं है। नहीं, मफरूज़ा ये है कि पहली पे डायरी नंबर लगे हुए, नई पिटिशन आ गई है, आइदर और तो कोर्ट ने करना है। मालिक भाई, लेकिन मेरी बात सुनिए ना, देखिए आप हमें, मेरा ख्याल है इस तरफ ज़्यादा उसके अंदर, अगर नहीं, मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, अगर कोर्ट नहीं सुनती, क्या ये भी तो एक डेवलपमेंट नहीं है? क्या ये भी तो एक सॉर्ट ऑफ ये भी तो हो सकता है कि कोर्ट सुनने को आमादा हो जाए, उसके बाद मुख्तलिफ किस्म के एतराज़ात, यानी देखो ना मैं कानूनदान हूँ, ना आप हैं, ना हम में से कोई और है, दोनों फौरी तौर पर नज़र के ज़हन में एक सवाल आया है कि मुझे याद नहीं पड़ता कि किसी साबिक वो कर सकते हैं, वो मैंने लीगल पूछा है, वो कर सकते हैं, अगर वो प्राइवेट सिटीजन ना हो, कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि आप जब ये कह रहे हैं कि जी आज एक मुलाकात भी हुई है। अच्छा, अब मुलाकात के नतीजे में अगर स्पीडी आप जाएंगे तो खामखा के सवालात तो उठेंगे और उसके लिए फिर वो चैलेंज करेंगे और चैलेंज करके उसको ड्रैग किया जाएगा। देखिए ना, इस तरह तो नहीं है ना कि मैं आज बैठा और आज मैंने फैसला किया कि जी ये मैंने 3 रुकनी बेंच बना दिया। 16 सितंबर से पहले फैसला होगा कि नहीं होगा, आपके अंदर अंदाजा? ये डिपेंड करता है, आप पहले मेरी बात सुन लें। हाँ। डिपेंड ये करता है कि कितनी जल्दी, जो मुझे ये खदशा महसूस हो रहा है कि 9 मई के वाक़यात पर इश्तियाल में और तैश में आए, और मैं
सियासत का तालिब इल्म होते हुए ये कह सकता हूँ कि शायद जायज़ बुनियादों पे, क्योंकि ये एक वाक़या नहीं हुआ, मुख्तलिफ वाक़यात थे जो उनके परसेप्शन के मुताबिक ऑर्केस्ट्रेटेड थे, ऑर्गेनाइज थे, मुनज़्ज़म थे। मैं और आप माने ना माने उसको सवाल करें या ना करें, लेकिन वो कहते हैं कि वाह पे आ जाने तो राह पे आ जाने, जो गुजरते हैं दाग पर सदमे आप बंदा नवाज के आ जाने, फेल्ड टू जैसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। अब अगर वो ये तय कर बैठे तो एक बात जो यानी कि फहद ने की है ना, हम उसको उठाते हैं। उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया है पावर पॉलिटिक्स। मैं थोड़ी सी इजाजत चाहूंगा कि इट्स नो मोर पावर पॉलिटिक्स, इट्स डिस्प्ले ऑफ पावर। वो इदारा जिसकी 1950 से ताकत पर, पावर पर मोनोपोली रही है, इजारा रहा है, वो उसने इन 8-10 दिनों में ये बताना है कि हेलो एक्सक्यूज मी, यू कांट गेट अवे लाइक दिस। अब ये सारा डिपेंड करता है कि हाउ दे प्रेजेंट देयर केस, और वो कैसे एकदम से फ्लड करते हैं कि भाई हम इन बुनियादों के ऊपर ABCDEF को, क्योंकि बहरहाल जैसे आप याद दिलाते रहते हो कि 1952 का कानून बहरहाल किताबों में मौजूद है, बिल्कुल है। उसे 18वीं तरमीम करने वालों ने भी, जिसमें बहुत बहुत जमहूरियत पसंद बैठे हुए थे, स्ट्राइक डाउन नहीं किया। मेरा ख्याल है कि आइंदा जब हम इस सवाल पे गौर करें तो हमें थोड़ी सी तहकीक करनी चाहिए कि 1952 के तहत जो पिंडी कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था वो फाइनली क्या अदालत में गया था या उससे पहले कोई प्रिवेंटिव कोशिशें हुई थी, रहाई कैसे मिली? क्योंकि अगर मुझे याद पड़ता है कि इस पे एक स्टेज पर हमारे मुल्क के मुमताज़ कानूनदान और साबिक वज़ीर आज़म और बहुत ही काबिल, यानी कि जिन पे हमें फ़ख्र होना चाहिए, हुसैन शहीद सोहरावर्दी साहब ने पिंडी साजिश केस के चंद मुलाजमीन की रहाई में बड़ा अहम किरदार अदा किया था अपने दलाइल के ज़रिए। तो मेरा ये ख्याल है कि फ़र्ज़ किया कि वो एक सॉलिड केस बनाकर मुकदमा शुरू करके और फास्ट ट्रैक पे स्पीडी ट्रायल पे सज़ा सुना दें तो सज़ा तो हो गई ना, हो गई। अदालतों में बहस हो रही है अभी, यानी ये इम्कान है। मैं कह रहा हूँ पावर डिस्प्ले, मैं इससे ज़्यादा वर्ड भाई, क्योंकि देखिए फहद ने कहा कि जिनकी जो मोस्ट पावरफुल इदारा है वो किसी ज़माने में मोस्ट पॉपुलर रहे लहर या शख्स के खिलाफ, अब तो वो मेरा ख्याल है कि आई विल इंटरप्रेट इट लाइक दिस। चले इसमें होगी मज़र लंदन में बड़ी रौनक लगी हुई है, और ऑफ ऑल द पीपल शायद खान अब्बासी साहब भी चले गए हुए हैं। यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हुई हुई है, यहाँ पे तो पाबंदियाँ लग गई हैं पार्टी मेम्बरान पे। अगर आप डार साहब पे बात करेंगे तो आप पार्टी में नहीं रहेंगे। तो ये शायद खाकान वहाँ पे गए हैं, सब कुछ पहले यहाँ पे फैलाई गई एक बात कि मियाँ साहब 14 अगस्त को आ रहे हैं। मेरी इत्तला है कि बिल्कुल नहीं आ रहे, किसी कीमत पे 16 सितंबर से पहले तो सोच भी नहीं रहे जब तक चीफ जस्टिस रिटायर नहीं होते मौजूदा, और भी काफ़ी चीज़ें उसके अंदर फैक्टर्स हैं। लेकिन क्या जो सियासत में लंदन का गठजोड़ हो रहा है, ये बड़ा कट हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर भी रिपोर्टेडली जा रहे हैं थोड़े दिनों के अंदर, ही विल गो टू लंदन ऑल्सो, इसका आपको ये इंदिया मिल रहा है कि ये अब पूरी कोशिश हो रही है कि इलेक्शन हो जाए और इलेक्शन कैंपेन फिर PMLN की भी शुरू होने वाली है? देखिए मालिक, एक तो मुझे लग रहा है कि अगर ये पिटीशन एक लगती है तो फुल कोर्ट बनेगी। और फुल कोर्ट क्यों बनेगी? फुल कोर्ट इसलिए बनेगी क्योंकि ये केस ऐसा है कि जिसमें चीफ जस्टिस देखना चाहेंगे कि वो जो उनका मुखालिफ ग्रुप है वो क्या पोजीशन लेगा इस मसले पर। और ये टैक्टफुली बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है जब ये फुल कोर्ट अगर बनती है, फुल कोर्ट बनती है। और चीफ जस्टिस के ज़ाहिर है जाने का टाइम भी करीब होगा और फिर वो देखना चाहेंगे कि इस पे और अगर फुल कोर्ट इसको सुनती है तो जस्टिस फाइज ईसा का क्या पोजीशन होगी। मेरा एक रीज़न था मज़र फुल कोर्ट का, इट वाज अ लोडेड क्वेश्चन इसलिए कि इसमें छुट्टियां चल रही हैं और होता ये है कि कोई जज साहब 2 हफ्ते आज ले लेते हैं, दूसरे जज साहब फिर किसी दिन ले लेते हैं, तो सारे जजेस इस वक्त हैं नहीं। फुल कोर्ट के लिए आपको सबको कन्वीन करना पड़ेगा, छुट्टियां कैंसिल करनी पड़ेंगी, तो उसका फिर एक अपना मैसेज है। हाँ मालिक, तो ज़रूरी थोड़ी है कि वो अभी लग जाए।
ये भी हो सकता है ना कि छुट्टियों के बाद लगे वो उसमें। दूसरा ये कि जो 11 सितंबर को छुट्टियां, 16 को रिटायरमेंट है, 4 दिन में क्या लगना है? फिर तो तमाशा तो नहीं लगेगा। तो सर जी 2 दिन में फैसला हो जाएगा। और हो सकता है ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सिचुएशन है, वो बहुत सी चीज़ें अनयूजुअल हो जाती हैं, और अगर ऐसा कुछ होता है तो और भी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं जो एक्स्ट्रा इलेक्शन के उसमें भी हो सकती हैं। उससे ज़्यादा मैं नहीं कहना चाह रहा, लेकिन लंदन में जो कुछ हो रहा है वो आपने बिल्कुल ठीक कहा, और मेरा हमेशा भी है कि नवाज़ शरीफ साहब नहीं आएंगे, नवाज़ शरीफ साहब इन इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। नवाज़ शरीफ साहब जब तक अगला इलेक्शन हो नहीं जाएगा, हो सकता है मैं गलत हूँ, मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ के कोई कैंपेन वगैरह रन करेंगे। और अनटिल अनलेस, क्योंकि ये आसान नहीं होगा उनकी पिटिशंस वगैरह उड़ना, ये सारी चीज़ें इतना ऑब्वियस शायद ना हो। लेकिन शाहिद खाकान ने जो इस वक्त देखिए, मिफ्ता इस्माइल को उन्होंने हटा दिया गया, अब शाहिद खाकान मिफ्ता इस्माइल को तनहा तो नहीं छोड़ेंगे। और नहीं, आई एग्री विद यू, लेकिन मुझे एक चीज़, फहद एक चीज़ बताओ, मैं आज सुबह से देख रहा हूँ ये जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है, ये 2 माह जब आप किसी गवर्नमेंट के जाने में 2 माह रह गए हों, उस वक्त इस किस्म की काउंसिल बनने की मुझे समझ नहीं आती, बिकॉज ये ड्रॉन आउट प्रोसेस है, आगे चलने का क्या है। तो क्या ये इनडायरेक्ट, बल्कि अब तो इनडायरेक्ट तो नहीं, मैं डायरेक्ट ही कहूँगा, क्या इस्टेब्लिशमेंट डायरेक्टली ये मैसेज भी हमें मिल रहा है कि ये कंटिन्यूटी है, पोस्ट इलेक्शन भी इन्हीं लोगों की कंटिन्यूटी है जो आज ये इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल्स बना रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, और इसमें इंस्टीट्यूशन के साथ मिल के चीज़ें करेंगे, सब कुछ होगा। तो क्या ये एक सटल मैसेज भी था कि भैया ये लोग 2 महीने के लिए नहीं है, शायद 4 महीने बाद दोबारा आ जाएंगे, तो इसलिए ये लॉन्ग टर्म चीज़ें हो रही हैं? वॉज दिस अ मैसेज? बिकॉज अदरवाइज 2 माह में क्या पॉलिसीज बननी है, क्या 1 विंडो ऑपरेशन बनना है? इट डजंट मेक सेंस। देखिए, मेरे ख्याल में ये न सिर्फ ये कि एक मैसेज था, बल्कि उसमें तो लिखा हुआ भी है कि 4 से 5 साल की बात हो रही है, जो अगर आप वो पूरा इलामिया पढ़ें तो उसमें बाकायदगी से बड़ी वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि इसमें जो कुछ होना है और उसके जो रिटर्न्स आने हैं वो 4 से 5 साल का एक टर्म दिया जा रहा है। पहली बात। दूसरा, देखिए, अगर ये मैसेजिंग है भी सही मालिक, तो ये कोई ब्रेकिंग न्यूज़ तो है नहीं। अगर आप इस वक्त पाकिस्तान की जो सियासी जो बसात है उसको अगर आप गौर से देखें तो आपको बिल्कुल क्लियरली नजर आता है कि जो एक मिस्ट्री थी या एक सस्पेंस था कि जी अगली गवर्नमेंट कौन बनाएगा, वो खत्म हो गया है, क्योंकि जो 2 राइवल्स थे उनमें से एक गिर गया है। अब तो सिर्फ मेरे ख्याल में ये तो बड़ा एक सर्टन सी बात है, या ऑलमोस्ट सर्टन सी बात है कि इलेक्शन अगर हो जाते हैं टाइम पर, या ये जो टाइम फ्रेम आ रहा है इलेक्शंस का, तो आपके पास तो ऑप्शन ही कोई नहीं है। सिर्फ यही जो कोलिशन है, वन फॉर्म और द अदर में इसने वापस आना है। सिर्फ एक चीज जो है वो मेरे ख्याल में इस टाइम सस्पेंस है, और वो ये है कि उस कोलिशन को में लीड रोल में कौन होगा, यानी कि अगला वजीर आजम कौन होगा। मेरे ख्याल में इसमें इसकी दौड़ लगी हुई है कि नून का होगा या पीपल्स पार्टी का होगा या कोई डार्क हॉर्स होगा, और अगर नून का होगा तो कौन होगा। मजहर साहब जो बात करते हैं नवाज शरीफ साहब की, मेरे ख्याल में अगले बैलेट पेपर पे बल्ले का निशान नजर आ रहा है फहद? आपको बल्ले का निशान नजर आ रहा है अगले पे? देखिए, मेरे ख्याल में अगेन मेरे ख्याल में बल्ले का निशान को गायब करना बड़ा मुश्किल होगा, और शायद वो डिजायरेबल भी ना हो, क्योंकि पार्टी को बैन करना एक बिल्कुल अलग चीज है, किसी एक शख्स को, लीडर को डिस्क्वालीफाई करना एक अलग चीज है। तो वो बल्ले का निशान तो होगा, लेकिन वो किस फॉर्म में होगा, उस बल्ले को कौन रिप्रेजेंट कर रहा होगा, दैट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट मैटर। लेकिन बल्ले का निशान होना और बल्ले को एक कंटेंडर फॉर फॉर्मिंग द नेक्स्ट गवर्नमेंट होना, वो 2 अलग चीजें हैं। तो इसलिए मुझे लगता यूं है कि अब असल दौड़ इसकी वजह बात की है कि अगला वजीर आजम कौन होगा। कोलिशन मोर और लेस गिव और टेक समथिंग यही नजर आ रही है कि यही होगी, और इसलिए शायद ये मैसेजिंग इतनी हैरान को नहीं है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। चले इसका आंसर जरा शादी से और मजहर से ही पूछते हैं ना, कि इनकी भी जरा थोड़ी सी काइट फ्लाइंग देखें। इस ब्रेक के बाद आके देखते हैं कि इनके ख्याल में अगला प्राइम मिनिस्टर कौन से कैंप से होगा। नजर तो आ रहा है कि यही कोलिशन, रूलिंग कोलिशन शायद वापस आ जाएगी। तो फिर इनमें से बादशाह कौन होगा? इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू द शो। शाह जी, वैसे ये क्या आपको लग रहा है, क्या फड्डा होगा या गेम क्या बन रही है जो आजकल नई बहस शुरू होगी पीपल्स पार्टी की? ये यार देखो, बात सुनो मेरा अपना ये ख्याल है कि ये बहस शुरू ना होती अगर ये इस्तेकाम पार्टी खड़ी ना होती तो। मुझे शुबा है, मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी अपनी पंजाब में वापसी चाहती है, नॉट इन अ बिग वे बट एज अ स्टेक इनफ टू हैव कि भाई अगर हम साउथ बेल्ट में और फ़र्ज़ करें कि भाई सेंट्रल पंजाब में 3-4 सीटें हम करके तो अगर हम कम बैक की फ़ज़ा बना सकें, उन्हें ये महसूस हुआ कि ग़ालिबन उनसे उनकी वो ख्वाहिश छीनने के लिए, ये मेरा अंदाज़ा है, आई कैन बी रॉन्ग एज वेल, कि वो दूसरी बात ये है कि पंजाब में अगर आपने चलिए की बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है, नुमान लंगड़ियाल को और रॉन चौधरी को प्रेसिडेंट आईपीपी ने कह दिया कि आप रिज़ाइन करें, आप हम पीए इनका हिस्सा नहीं है पीडीएम का। एग्जैक्ट तो फिर ये आज़ाद ग्रुप बन रहा है ना, आज़ाद तो फिर एंड में फैसला करेंगे करने वाले कि ये किसकी तरफ जाएंगे। अपना ये ख्याल है कि आइंदा इलेक्शन में बहुत सारे लोग आज़ाद होंगे, आज़ाद तौर पर लड़ेंगे और उनमें से बहुत सारे लोग अपनी जीत यकीनी बनाने के लिए विस्पर कैंपेन के ज़रिए तासुर ये देने की कोशिश करेंगे कि जी हमने बल्ला इसलिए नहीं मांगा कि तुम पता है कि आंधी का वक्त है। हाँ। ऐसा सानहा 1985 में भी हुआ था, हालांकि वो गैर जमाती बुनियादों पर इंतखाबात हुए थे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने वोटरों को ये झांसा देकर कि यार असल में हम पीपल्स पार्टी के हैं, चूँकि एमआरडी में हैं तो एमआरडी ने तो अभी भी लोग बल्ला बेचेंगे ज़रूर, नहीं बल्ले के बगैर बल्ले से अपनी कुर्बत बेचेंगे, बेचने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात मैं सिर्फ ये कहूँ कि आज का जो लॉन्ग टर्म प्लान है वो मुझे लग रहा है कि कम से कम पंजाब को बेचारे यानी खादिम पंजाब के हवाले करना पड़ेगा, बाकी द रेस्ट इज मज़र वेरी क्विकली ये बताओ, क्या आपको नज़र आ रहा है कि ये टिफ शुरू हो गई है और दूसरा बहुत से लोग आज़ाद होंगे और बाद में किसी के हक में उनको मुक़य्यद किया जाएगा? मालिक, वैसे वो मैंने अभी ब्रेक में एक हाई कोर्ट के फॉर्मर जज हैं उनसे यही पूछा था, उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई जज, रिटायर्ड जज एज ए लॉयर सुप्रीम कोर्ट में अपेयर नहीं हो सकता। हाँ, अपेयर नहीं हो सकता, पिटिशनर तो है ना, उसकी पिटीशन जो है वो कैसे, वो कौन कंप्लीट करेगा अगर पिटीशन उनकी एक्सेप्ट हो? वो अपना लॉयर लेंगे, वो नॉर्मल लॉयर लेंगे, इसमें तो लॉ बड़ा क्लियर है। वो एक अलग वो बहस है, लेकिन उसमें मजा नहीं, ऑडियंस को क्लियर होना चाहिए, इस पे कोई कदगन नहीं है। कन्वेंशन ये है कि जिस कोर्ट में आप जज हो आप वहां पे बाद में एज अ लॉयर नहीं जाते, ये कन्वेंशन से बन गई हुई है। बट उसके पिटिशन लॉयर दूसरा लेंगे, एतजाज एहसन लॉयर हो जाएंगे उनके, कोई मसला नहीं है। वो तो किसी ने और भी कहा था कि शौकत खानम से भी शायद उनका कुछ वो, लेकिन खैर मुझे नहीं पता उसका। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ, देखिए बल्ला भी होगा, बॉल भी होगी, मैच भी होगा, और हमने देखा है कि मैच होता है लेकिन रिजल्ट कोई और निकल आता है। मैच फिक्सिंग भी तो होती है ना, तो मेरे ख्याल में तो बल्ले के बगैर तो बल्ला अगर उस पर नहीं होगा ये लेकिन जो फहद ने बात की थी, आपको लीड रोल इस बार ही क्या नजर आ रहा है कि सेंटर में कुछ चेंज? तो मेरी इतला तो ये है कि बड़ी कंफर्टेबल है जो इस वक्त की डिस्पेंसेशन है, इसके साथ काफी। बल्ले के बगैर मैच कैसे होगा? बल्ले के बगैर मैच तो नहीं होगा ना, बल्ला होगा, मैच का रिजल्ट कुछ और हो सकता है। ठीक है, चले हम इसी बात पे आज खत्म करते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, मेरा ख्याल है कि ये जो आज खबर है जिसको भी हम, ठीक है आप कहते हैं मफरूज़े पे बहस कर रहे थे, हम बात कर रहे थे, लेकिन मेरा ख्याल है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक खामोशी से डेवलपमेंट हो रही है। आने वाले दिनों में सियासत पे बहुत गहरा असर पड़ेगा इन ट्रायल्स का, जो आर्मी ट्रायल्स हैं। और क्योंकि अभी तक एक फ़ैसला नहीं हुआ इस्टेब्लिशमेंट का, वो ये है कि क्या पीटीआई चेयरमैन का ट्रायल यहाँ पे होगा या नहीं होगा। लवाजमात सारे नज़र आ रहे हैं होने के। कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में बड़ी डिटेल में बयानिया आ गया, फिर डिफेंस मिनिस्टर ने उठ के करारदाद पेश करवाई जिसपे पार्लियामान से मुतालबा करवाया गया कि आप ये ट्रायल करें और स्पीडी डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस हो। और उसके बाद अगले दिन लॉ मिनिस्टर ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि ये जो ट्रायल्स होंगे
इसमें इंटरनेशनल कॉवेनेंट्स के मुताबिक होंगे, अपील्स होंगी सिविलियन कोर्ट्स में, इसलिए किसी किस्म का इसमें आपको इबाम नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर इस पर सुप्रीम कोर्ट का एक्शन एंड इनएक्शन दोनों ही बड़े इंटरेस्टिंग है। अगर एक्शन होता है और एक इम्पेडिमेंट डलता है, उसके और किस्म के असरात होंगे सियासी मंजरनामे पे। अगर इनएक्शन होता है तो उसके भी बड़े एक क्लियर एक मैसेजिंग होगी और क्लियर उसके भी असरात होंगे। सो आइदर वे ये पटिशन्स का चलना या ना चलना दोनों ही आने वाले दिनों में मेरे ख्याल में पाकिस्तान की सियासत के इनके बहुत गहरा असर होगा। सो लेट्स कीप एन आई ऑन इट। और लेटेस्ट अपडेट ये है कि परवेज़ इलाही साहब को शुजा साहब जो मिले थे तो ऑफ़र उन्होंने दिया कि ख़ानदान में वापस आएँ। आज उनकी रूपकार नहीं इशू हो सकी और FIA वाले भी वापस चले गए हैं। अब देखते हैं कि कल रूपकार होती तो क्या होता है और उसके बाद क्या वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस और व्हाट। ये तो रोज़ की स्टोरी है, चलेगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।